गुड मॉर्निंग क्लास 11th। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। दो चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। एक फर्स्ट चैप्टर के एक दो पॉइंट छूटा रह गया, इसलिए मैंने पेज छुड़वा दिया था क्योंकि वो चैप्टर बहुत लेंदी हो रहा था। तो उसको अभी कंप्लीट कर देंगे। इस एक दो चैप्टर और हो जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद उसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए मैंने 2-3 पेज छुड़वा दिए थे। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया था इस चक्कर में, महीने 1.5 महीने निकल गया। अब जो जितने भी चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हालांकि डिफ़िकल्ट हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कहीं कम नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा होगा। जो पहले आपने पढ़े थे वो इजी चैप्टर में आते थे, लेंदी ज़रूर थे। अब जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। 4-5 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई चैप्टर तो 2 ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो है डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये चैप्टर तो ईजी है, ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी इसमें कुछ है नहीं। ये एक चैप्टर है, इससे एक चैप्टर और है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन करके इसके बाद आएगा, उसमें पाइथन का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। तो वो भी बहुत इजी चैप्टर है, वो भी पूरी थ्योरी है, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल ऐसा नहीं है। तो वो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, तो वो भी उसको बता देंगे आगे चल के, आगे करके कैसे करना है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को लिखने को दिया था, तो आप लोग अपने कॉपी के अकॉर्डिंग नंबरिंग डालें। जो बुक है आपकी उसमें चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें चैप्टर नंबर 10 है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे बीच बीच में से ही पढ़ाया था। क्योंकि जो चैप्टर ज़्यादा इजी, जो स्टार्टिंग में इजी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, वो इजी चैप्टर लेंदी ज़रूर है लेकिन है इजी। उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है। जो मैंने आप लोगों के डेटाबेस वाले चैप्टर करवाए थे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पहले कराया था नंबर सिस्टम वाला चैप्टर, उसके बाद कराया था ये आपका बूलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर, उसके बाद डेटाबेस वाले सारे चैप्टर कवर किए थे, क्योंकि पिछले साल तो सब कुछ क्लास में चल रहा था। अब डेटाबेस वाले चैप्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि डेटाबेस वाले चैप्टर को पढ़ाने के लिए लैब का होना ज़रूरी है, और लैब इस समय हो नहीं सकती क्योंकि क्लास स्कूल ही नहीं चल रहा, तो लैब कहाँ से होगी। तो इसलिए पाइथन वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पाइथन में जो लैब वाला काम है वो आपका मोबाइल से हो सकता है। वो उसके पीछे वजह ये है कि एक ऐप आता है, एक क्या ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें आप पाइथन प्रोग्राम रन करा सकते हैं। जो लोग क्लास 10th में यहाँ पढ़े हैं, जो कहीं पर भी अगर कंप्यूटर पढ़े होंगे तो पाइथन वहाँ पर पढ़ाई गई होगी, वहाँ पाइथन के प्रोग्राम भी रन कराए गए होंगे लैब में, ठीक है। तो वो तो आपने देखा है किस तरह से रन होते हैं, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी दिखाया था। जो बच्चे पुराने बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे आए होंगे, जहाँ से भी पढ़ के आए होंगे, अगर वहाँ कंप्यूटर रही होगी तो उसमें अगर उसमें पाइथन रही होगी तो पाइथन में वो लैब कराई गई होगी। तो है तो वही चीज़, वही सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है, लेकिन अभी चूँकि लैब हो नहीं सकती है तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है, एक पाइड्रॉइड करके एक ऐप होता है, वो मैं एक वीडियो बनाऊँगा मोबाइल के थ्रू, ठीक है, मोबाइल रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उस प्रोग्राम को वहाँ पे रन कराना है, ठीक है। लेकिन जब वो मेन चैप्टर पे पहुँचने में हमको 2 चैप्टर पार करके हम वहाँ पहुँचेंगे। अभी ये चैप्टर बताएंगे, एक और चैप्टर बताएंगे, तब प्रोग्रामिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा। उसमें वो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर वो हैं जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, वही फिर से रिवाइज कराए जाएंगे। वही सारे प्रोग्राम जो मैंने 10th में बनवाए थे एक बार फिर से आपको बनवाए जाएंगे। वो सब कॉमन है, फिर से पूरा वही रिवाइज होगा। असली जो पाइथन है वो 4 चैप्टर के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसीलिए अभी पाइथन वाला पार्ट पहले कवर करेंगे, और जब पाइथन वाला पार्ट कवर हो जाएगा तब आपके डेटाबेस वाले पार्ट पे आएंगे। क्योंकि किसी भी मतलब जो एग्ज़ाम आपका होगा, जब भी होगा, थ्योरी एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, तो उसमें से 70 में से 40 मार्क्स का तो पाइथन वाले पार्ट से आता है। मतलब पाइथन के जितने भी चैप्टर है 40 मार्क्स का उससे कवर करता है, 20 मार्क्स का आपका डेटाबेस वाले चैप्टर से कवर करता है, और 10 मार्क्स का आपका कवर करता है ये बूलियन अलजेब्रा और उससे नंबर सिस्टम, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मान लो इंटर वो एग्ज़ाम तो स्कूल में होना है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू CBSE जिस तरह के रूल्स हैं उसमें इसी तरह से होता है, और 12th में भी इसी तरह से होता है, ठीक है। तो पाइथन वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 40 मार्क्स का इसी से आता है। तो आज थोड़ा बहुत पाइथन पे जाने से पहले एक चैप्टर इन्होंने एक दिया हुआ ऐसे ही बताया है कि मतलब प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर क्या होते हैं, थोड़ी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारी बताई गई हैं। तो प्योर थ्योरी चैप्टर है, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो कॉपी में भी मैंने ज़्यादा नहीं लिखवाया है, उसमें भी कॉपी में भी जो लिखवाया है उसमें भी जो क्लाउड कंप्यूटिंग करके आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स में था, लेकिन इस साल जब कोर्स कम किया गया है तो क्लाउड कंप्यूटिंग को डिलीट कर दिया गया है। मतलब उसको बता तो देंगे लेकिन उसको एग्जाम में नहीं देंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। और भी 1-2 चैप्टर डिलीट किए गए हैं इसी में से, वो आगे जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। सारे चैप्टर नहीं है, कुछ चैप्टर डिलीट हो गए, कुछ क्या एक चैप्टर पूरा डिलीट हुआ है और एक पॉइंट डिलीट हुआ है, बाकी तो नहीं, बाकी पूरा सब कुछ डिलीट नहीं हुआ है। 12th में भी ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ, बाकी सब आपके साइंस वाइंस में तो काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है, लेकिन इसमें आपका एक ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाला पॉइंट कट कर दिया गया है, ठीक है। और एक आपका चैप्टर है यहाँ पे पाइथन का ही चैप्टर है, सॉर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग सॉर्टिंग, चैप्टर नंबर 14 जो बुक में वो पूरा डिलीट कर दिया गया है,
और बस इतना ही डिलीट हुआ 11th में। एक चैप्टर का एक पॉइंट और एक छोटा सा चैप्टर, तो कहने को 30% हुआ है, लेकिन हुआ यहाँ 5% भी नहीं है। ठीक है, वो 2 ही 3 पेज का चैप्टर है जो डिलीट हुआ है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो यहाँ से डिलीट हो गया है। अब वो 12th में भी आपका नहीं पूछा जाएगा। अब जो भी इसमें डिलीट हो गया है, अगर वो 12th में आता भी है तो भी वो आपको 12th में नहीं, उसको 12th की बुक में अगर वो होता भी है तो भी उसको नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी सा चैप्टर है, थ्योरी है, बस आपको सुननी है थ्योरी, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला नहीं है। ठीक है, तो इनसाइड इनटू प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में क्या क्या होता है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या चीज़ें का क्या क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, पहले प्रोग्राम को जानने से पहले, इस चैप्टर को जानने से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो जानना जरूरी है। किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। जो कंप्यूटर लैंग्वेज किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को, ऐप को बनाने में, या किसी तरह की कोई भी इस तरह के ऑटोमेटिक सिस्टम को बनाने में जिस कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश से इसका हमारा कोई लेना देना नहीं। जो हमारी जनरल लैंग्वेज जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी लैंग्वेज आपकी बाराबंकी की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होती है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर में होती है, कंप्यूटर की फील्ड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई जाती है, जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यू बेसिक है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है, HTML है, ये सब लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज से किसी तरह का सॉफ्टवेयर या किसी तरह का इंटरफेस या किसी तरह का वेब पेज या कुछ ना कुछ इससे डेवलप होता है। इनका यूज़ करके, उनको यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाई जाए। तो उसमें से कुछ ये है हमारी C है, C++ है, जावा है, पाइथन है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनसे बने हुए सॉफ्टवेयर हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। जो वॉशिंग मशीन होती है, सबके घर में वॉशिंग मशीन होगी, ओवन होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होगा, ये सारे जो डिवाइसेस होती हैं इनमें C++ का यूज़ होता है। जो आप लोगों ने, मैंने पहले भी बताया, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको याद होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहे हैं कि जो भी हमारे होम अप्लाइंसेस होते हैं जिनमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। फैन में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ होती है, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, फैन ऑफ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन है, उसको टाइमर सेट कर दिया और एक टाइम के बाद अपने आप से जाके वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें एक लूप लगता है। लूप क्या होता है वो आगे बताएंगे। उस लूप की वजह से वो काम करता है। ठीक है, तो ये सब होम अप्लाइंसेस में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने हुए सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। कोई उसमें जादू नहीं होता है, इसीलिए हमें लगता है कि अपने आप से बंद हो गया। तो उस सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग है, बहुत सारे जो पहले मल्टीमीडिया मोबाइल आते थे, जो कीपैड वाले मल्टीमीडिया मोबाइल थे, तो मैक्सिमम में जावा का यूज़ होता है, जितने मैक्सिमम मोबाइल। अब तो एंड्रॉइड वाले कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉइड भी खैर पाइथन का यूज़ में भी होता है कहीं कहीं पर, तो पाइथन का भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो मोबाइल्स में भी जावा का यूज़ होता है, बहुत सारी और डिवाइसेस आती हैं उनमें जावा का यूज़ होता है। C++ पहले यूज़ होती है, C++ तो अभी भी यूज़ होती है। मैंने बताया वॉशिंग मशीन में, ओवन में, इलेक्ट्रॉनिक मीटर में। जब आप रोडवेज से सफ़र करते हो तो जो मशीन होती है उसके पास, कंडक्टर के पास, उसमें जो अपने आप से पर्ची निकल के आती है या जो मीटर रीडिंग करने आते हैं वो पर्ची निकाल के देते हैं, तो उस डिवाइसेस में भी C++ का यूज़ होता है। C का यूज़ भी अब नहीं होता है। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे विंडोज़ XP और करके ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी C लैंग्वेज का यूज़ है। और पाइथन का यूज़ तो है, पाइथन का यूज़ तो बहुत जगह है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में पाइथन का यूज़ होता है। ठीक है, ट्विटर, सब में पाइथन का यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि पूरा पाइथन का यूज़ करके बनाया गया, लेकिन पाइथन का भी मेजर रोल है इन वेबसाइट्स को बनाने में। यूट्यूब जो आप लोग जिसके थ्रू आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब वो खुद पाइथन से डेवलप हुई, जिसके थ्रू आप पाइथन पढ़ रहे हो उसी से वो डेवलप हुआ है पाइथन से। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके यूट्यूब को डेवलप किया गया। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जो छोटे छोटे कोड बनते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके छोटे छोटे आपके वो कोड लिखे जाते हैं जो आपने बनाए हुए हैं, देखे हुए हैं HTML में, XML में, या फिर XML तो आपने नहीं पढ़ी है, HTML में, या फिर पाइथन की जो पढ़ी थी आपने 9th 10th में पढ़ी थी उसमें। तो वो सब जो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम, ठीक है, तो इवन नंबर ऑड नंबर फाइंड आउट करने के प्रोग्राम, तो वो सबसे उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके जो छोटे छोटे इस तरह के मैथमेटिकल या इस तरह के और लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं या क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोग्राम। जो भी लॉजिकल सॉल्यूशन या मैथमेटिकल सॉल्यूशन बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्राम। कोई भी किसी भी लैंग्वेज का, C के प्रोग्राम अलग होंगे, C++ के प्रोग्राम अलग होंगे, जावा के प्रोग्राम अलग होंगे, पाइथन के प्रोग्राम अलग होंगे, हर किसी के अलग अलग प्रोग्राम। जो प्रोग्राम बनाता है उसको बोलते हैं
डेवलप होता है तो उसमें जितने लोग उसके कोड को लिखने में जो लोग उसके कोड को लिखते हैं या रन कराते हैं, उन सबको प्रोग्रामर कहा जाता है। हम लोग भी प्रोग्रामर, कोई भी प्रोग्रामर बन सकता है, जिसको प्रोग्रामिंग आती हो वो प्रोग्रामिंग पर बन सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है उसी फील्ड में होता है। कंप्यूटर की फील्ड में बहुत सारी जॉब होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाते हैं वो प्रोग्रामर कमाते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग आती है इन दोनों में से, इन दोनों फील्ड में से। अगर जावा की प्रोग्रामिंग अच्छे से आती हो, सी प्लस की प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, पाइथन की प्रोग्रामिंग अच्छे से आती हो, तो आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। लेकिन डिग्री लेने के बाद, कंप्यूटर या इस तरह की कोई डिग्री करेंगे तो उसके बाद आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। बहुत लोग दिखते हैं, लाखों के पैकेज सुनने में आते हैं। आईटी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो लाखों रुपए के पैकेज उनके होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। वो जो भी कंपनी उनको काम देती है उसकी वो प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको सब याद होता है, कुछ हेल्प लेके, कुछ बुक से, और ये सब जो बेसिक जो बताया जा रहा है आपको, ऐसा नहीं कि ये पार्ट इसका यूज़ नहीं है, यही सब ABCD है। जब अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये जितना, अगर क्लास 11-12 की कंप्यूटर आपने अच्छे से पढ़ ली तो इंजीनियरिंग के 4-5 सेमेस्टर तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। मैक्सिमम तो यही सब कुछ है, सारा कुछ जो इंजीनियरिंग में है वो आपका क्लास, मैक्सिमम पार्ट आपका क्लास 12-11 में कवर करता है। तो इसीलिए जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको मैं जोर देता हूँ कि वो कंप्यूटर ज़रूर लें। बहुत सारे स्कूलों में कंपलसरी भी कर दिया है कि मैथ के साथ कंप्यूटर, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको जाना है तो आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट लेना जरूरी होगा। हिंदी लेकर कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको जब कंप्यूटर ही नहीं, आपको करना बीटेक है और आपको कंप्यूटर ही नहीं लेना है तो उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर वहाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पहले सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, उसके बाद वो सब हट जाती है, उसके बाद सारी कंप्यूटर ही रहती है, ठीक है। वो चलो वो तो अलग चीज़ है। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जो एक सॉल्यूशन बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम, और उसको बनाने वाला होता है प्रोग्रामर। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये चैप्टर मेन इस बात में कि किस तरह से हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड। ये सोर्स कोड और प्रोग्राम एक ही चीज है। जो प्रोग्राम से हमने कोड लिखा, 2 नंबर को ऐड करने का हमने पाइथन में कोड लिखा, आपने लिखा, मान लीजिए आप लोगों ने कोड लिखा, तो वो प्रोग्राम है। अब वही प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाता है सोर्स कोड। फिर जो सॉफ्टवेयर होता है, इसमें 3-4 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर वो पाइथन को रन कराना होगा, पाइथन के प्रोग्राम को, इसका सॉफ्टवेयर होता है, जिन लोगों ने रन कराया उन्होंने देखा होगा, तो जिसके थ्रू उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। 3-4 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं जो प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे या ऐप डाउनलोड करेंगे पाइथन का प्रोग्राम रन कराने के लिए, तो वो ट्रांसलेटर उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं। तो वो ट्रांसलेटर जो होते हैं वो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड मतलब जो कंप्यूटर समझता है। भाई अगर हमें 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाया तो उस प्रोग्राम को हमको थोड़ी ना 2 नंबर ऐड करेंगे, हम तो 2 नंबर इनपुट करेंगे, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको ऐड करके नंबर देगा। अगर ऑटोमेटिकली ऐड करके ना दे तो कंप्यूटर का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर हमें ऐड करना पड़ जाएगा प्रोग्राम, हमको 2 नंबर ऐड करने का हमने प्रोग्राम बनाया और वो नंबर हमें ऐड करने पड़ेंगे तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं होगा। भाई यहाँ तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि मिनिमम से मिनिमम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट लेना। भाई जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं तो ऑटोमेटिक इसीलिए तो बने हुए हैं कि उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ऑटोमेटिकली अपने आप से मशीन ऑन हो जाती है, ऑटोमेटिकली अपने आप से मशीन ऑफ हो जाती है। तो जो भी अगर हम दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन का यूज़ करके, तो वो प्रोग्राम को, उस सोर्स कोड को, जो प्रोग्राम और सोर्स कोड एक ही चीज़ है, उसको वो ट्रांसलेटर जो होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो जो कंप्यूटर है या जो ऐप है उसको समझ सके। फिर उसको उसका जो समझने के बाद उसका आउटपुट निकाल सके और फिर वो आउटपुट हमको हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में हमको डिस्प्ले करा सके, ठीक है। तो मशीन कोड वो कोड होता है जो हमको नहीं समझना है, हमने लिखा सोर्स कोड, हमने जो प्रोग्राम लिखा वो सोर्स कोड, जो कंप्यूटर को समझना है वो है मशीन कोड, और इसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट देना। ये बाइनरी फॉर्म और सोर्स मशीन कोड एक ही चीज है, ठीक है। बाइनरी फॉर्म ये जो प्रोग्राम है ये हमारा सोर्स कोड, दोनों एक ही चीज। और ये एग्जीक्यूशन जो है वो उसका एग्जीक्यूट होता है, जैसे आप लोग देखते हैं तो प्रोग्राम आप रन कराते हैं उसके बाद क्या होता है, उसकी एक आउटपुट स्क्रीन पर उसकी वैल्यू आती है, तो वो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। हालांकि ये सारा काम सेकंड्स में होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, लेकिन होता सब कुछ वैसे ही है। प्रोग्राम हम लोग नोट करते हैं, फिर रन कराते हैं, जैसे रन कराते हैं मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर उसको समझता है, फिर उसका प्रॉपर, अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, अगर मिस्टेक है तो बताता है कि इस लाइन में मिस्टेक है, अगर मिस्टेक नहीं है
तो उस कोड को वो जो उसके अकॉर्डिंग जो उसका आउटपुट होगा उसको जनरेट करता है और हमको दे देता है। तो ये सारा काम इंटरनली चलता है। ठीक है, 3-4 तरह के हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। 3-4 तरह के आप थोड़ी तरह के पहले यूज होता है असेंबलर। असेंबलर पहले यूज करते थे, पहले दिन। ठीक है, बहुत पहले। उसके बाद आप यूज करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों का यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। इसका यूज आज के टाइम में कम है। असेंबली लैंग्वेज पहले बहुत पहले यूज की जाती थी, बहुत पहले, काफी पहले। तो उस जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी शकुंतला देवी, अभी जो मूवी आई है, उसमें उसमें दिखाता है कि शकुंतला देवी का कंप्यूटर के साथ वो रखवाया जाता है कंपटीशन। तो उसमें वो बहुत पुराना दिखाया है, पहले का दिखाया, 70s का दिखाया है। तो 70s के टाइम पे जो कंप्यूटर यूज होते थे तो उसमें असेंबलर का यूज होता था। ठीक है, तो उसमें से वो बहुत नॉमिनल ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बस इससे ज़्यादा वहाँ हो नहीं पाते थे। अगर वो मूवी आप लोग देखो तो ध्यान देना, वहाँ उसमें उस समय जो कंप्यूटर उसमें यूज़ किए गए हैं वो बहुत अजीब तरह के आपको देखने को लगेंगे। लेकिन है वो कंप्यूटर ही, लेकिन वो उस टाइम के कंप्यूटर है, क्योंकि वो तो फिल्म तो अभी बनाई गई है, लेकिन वो तो शकुंतला देवी ने जब कंप्यूटर्स को हराया था, 2-3 कंप्यूटर को उन्होंने हराया था। ENIAC जो बहुत फेमस कंप्यूटर था उस समय, उसको भी उन्होंने कैलकुलेशन में हरा दिया था। ठीक है, तो वो बहुत पुराने कंप्यूटर थे, अब वो ये नहीं यूज होते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते आज के टाइम। आज के टाइम पर जो हमारे तो उसमें असेंबलर यूज होते थे पहले। आज के टाइम पर जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें जो C और C++ है, C में भी और C++ में भी, इन दोनों में हमारा यूज होता है कंपाइलर। ठीक है, जावा में मैक्सिमम जावा में इंटरप्रेटर का यूज होता है, कुछ में कंपाइलर का। जावा में अलग-अलग वर्जन आते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं। और पाइथन में भी वैसे तो कंपाइलर का यूज होता है, लेकिन कुछ में इंटरप्रेटर का दोनों ही। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है वो कंपाइलर वाला पढ़ना है। कंपाइलर का यूज करके जो हमने सॉफ्टवेयर जो लैब में इंस्टॉल कर रखा है वो कंपाइलर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, मतलब आज के टाइम पर अगर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना है सोर्स कोड को मशीन कोड में, तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज होता है। C और C++ में तो कंपाइलर ही यूज होता है, इंटरप्रेटर यूज नहीं होता है। जावा की जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें इंटरप्रेटर का यूज होता है, लेकिन कोई जावा के ऐसे भी सॉफ्टवेयर आए हैं जिसमें कंपाइलर भी यूज होता है। पाइथन में भी दोनों ही यूज करते हैं, किसी में कंपाइलर किसी में इंटरप्रेटर, वो तो अपने का। दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस का मैंने वो आपको वो भी दिया हुआ है, जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सबसे बेसिक फर्क क्या होता है? A compiler take an entire program as its input, an interpreter take a single line or code, single instruction as its input। कंपाइलर में क्या होता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड कर लेता है और फिर उसमें कहाँ इसकी जनरल जो लाइन में लिखी हुई है वो तो किताबी लैंग्वेज है, लेकिन जनरल लैंग्वेज आपको पता है सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम को एक बार में वो रीड करेगा और पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद उसमें कहाँ पर एरर है वो एक साथ होगा। उस पूरे प्रोग्राम का अगर एरर नहीं है तो पूरे प्रोग्राम का कोड आउटपुट एक साथ जनरेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर में कहानी अलग है। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन रीड करता है, पहले वो एक लाइन रीड करता है। एक लाइन में अगर कहीं एरर आ गई तो पहले आपको बता देगा कि इस लाइन में एरर है, आप उसको करेक्ट करिए, फिर वो लाइन करेक्ट हो जाएगी, फिर वो स्टार्ट करेगा, फिर आप रन कराओगे प्रोग्राम, जैसे रन कराओगे वो पहली लाइन रीड करेगा, पहली लाइन में करेक्ट कोई मिस्टेक नहीं है तब वो दूसरी लाइन पे जाएगा, दूसरी लाइन में मान लो कोई मिस्टेक नहीं तब वो तीसरी लाइन पे जाएगा। मतलब वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। कंपाइलर पूरा एक साथ पूरा कोड रीड करता है और ये लाइन बाय लाइन करता है। मेमोरी का भी चक्कर होता है। इसमें क्या होता है कि कंपाइलर में मेमोरी की जरूरत पड़ती है कंपाइल टाइम, जब कंपाइल कर रहे होते हैं। रिक्वायर्ड मोर मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइलेशन, रिक्वायर्ड लेस मेमोरी ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि हाँ मेमोरी की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन करता है, पूरा कोड एक साथ नहीं करता है, तो यहाँ मेमोरी कम हो जाती है। तो वर्कलोड में भी फर्क होता है। वर्कलोड क्या, कंपाइलेशन वंस डन स्टे ऑलवेज, इंटरप्रेटर रिक्वायर्ड टाइम यू हैव टू रन द कोड। वर्कलोड क्या है कि भाई कंपाइलर से अगर हम रन करा रहे हैं तो वो एक बार में काम हो जाता है, इंटरप्रेटर से रन करा रहे हैं तो लाइन बाय लाइन धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे कोड बताएगा, तो उससे टाइम टेकिंग हो जाता है। भाई इसमें एक बार मैंने रीड किया, पूरे आपने एरर बता दिया कहाँ पे, सारी एरर हमने रिमूव कर दी, काम खत्म हो गया। अब कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में उल्टा है, पहली लाइन रीड करेगा, उसमें एरर आई उसको ठीक करो, दूसरी लाइन रीड उसमें एरर, उसको जितनी लाइन मान लो हर लाइन में एरर है तो जितनी बार रीड करेगा उतनी बार एरर देगा, उतनी बार आपको ठीक करना होगा, तो वो टाइम टेकिंग होता है। तो ये इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है कि कंपाइलर में
एक साथ प्रोग्राम को रीड करता है, सारी जो भी उसमें कमियां हैं वो एक साथ बता देगा। इंटरप्रेटर में वो बारी बारी से एक एक लाइन को रीड करेगा और एक एक लाइन की कमियों को बारी बारी से बनाएगा। दोनों में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अपना स्पेसिफिक यूज़ है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में उनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, दो चार चीज़ें इसमें और ये जो मैंने अभी बताया ये इस प्रोग्राम का मेन पार्ट था। बाकी इसमें कुछ बेमतलब की चीज़ें हैं जिनका कोई खास यूज़ आपको नहीं है, उनको भी आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसको आपको बता देंगे। तो मुश्किल से 2 वीडियो में और में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत इसमें है नहीं, थ्योरी इसलिए मैंने कहा पहले आप लोगों को दे देते, उसको पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद इसको कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं बतानी है। बहुत इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है चैप्टर का नहीं। तो एग्जाम में भी 1-2 नंबर का इससे पहले देते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे आता नहीं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो आपका यही है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बाकी तो सब ऐसे थोड़ी सी बस आप लोग जान लो क्या होता है, बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत ऐसे कोई पड़ती नहीं है, क्योंकि मेन चैप्टर आपका 2 चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा, तो वहाँ से मेन आपकी कहानी स्टार्ट होती है। अब इसके बाद पाइथन का इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद मेन आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। तो वो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब तो अब चैप्टर का कोर्स का पार्ट है तो इसलिए बताना है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उसके नोट्स भी देख लो और बुक भी परचेज़ कर लो, जिन्होंने नहीं की है परचेज़ कर लें। बुक से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी और आगे ये कॉपी जो आप लोग बना रहे हैं ये आपकी 12th में भी काम आएगी। ये जितने भी आपके चैप्टर आप लोग यहाँ पढ़ोगे ये सारे चैप्टर आपके वहाँ पर 2 चैप्टर में छोटे से 2 चैप्टर में आपको वहाँ पर समराइज़ कर दिया गया है, तो इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ती है। ओके, थैंक यू।